नमस्कार, दिस इज नितेश कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम लोग परसेंटेज से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं तथा वे सभी प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन अभी हम लोग देख रहे हैं। और इस क्रम में अभी हम लोग के सामने 41 प्रश्न आया है, 41वां प्रश्न आया है और प्रश्न कुछ इस प्रकार कह रहा है, इफ 2/3 ऑफ 70%, if 2/3 of 70% of 600 is subtracted from a number, that means अगर 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600 इसे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किससे, तो फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर से, देन वी गेट 320, तो रिजल्ट आता है 320। प्रश्न क्या कह रहा है, फिर से एक बार प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं अच्छे ढंग से कि इस प्रश्न में देखिए तो एक भाग है जो है 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600, ठीक है। मान लीजिए कि यह पूरा एक क्या है, नंबर है, और दूसरा पार्ट जो देख रहे हैं आप वह है अ नंबर, एक नंबर। प्रश्न क्या कह रहा है कि जब एक नंबर को, यानी एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, तो 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600, इससे मतलब जब एक नंबर को घटाते हैं इससे, यानी इस नंबर को जब घटाते हैं इससे, देन वी गेट 320, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो 320 के बराबर आता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार कह रहा है कि इफ दिस वन अगर ये पूरा इज सब्ट्रैक्टेड, घटाया गया है, मतलब ये पूरा भाग जो है इज सब्ट्रैक्टेड, घटाया गया है किससे, तो फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर से। वह नंबर क्या है यहां वो अभी मालूम नहीं है, हमें उस नंबर को ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कोई एक नंबर है जो अननोन नंबर है, यहां वह नंबर हम लोग नहीं जान रहे हैं, और जब उस नंबर को हम लोग घटाए, किससे जी, तो 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600, इस भाग से, है ना। जब इस भाग से घटाए उस अननोन नंबर को, तो हमें रिजल्ट किसके बराबर आया, तो 320 के बराबर आया। तो प्रश्न करा व्हाट इज द नंबर, तो वह नंबर क्या है, मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर आपको पता करना है कि नंबर क्या है। वह नंबर जिससे इस पार्ट को हम घटाए तो हमें 320 प्राप्त हुआ, तो वह नंबर क्या है। प्रश्न समझ में आ चुका है। चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या हमें निकालने के लिए कह रहा है, इस नंबर को निकालने के लिए कह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मान लीजिए लेट दैट नंबर, माना कि वह संख्या कितना है, x है। मान लिया हमने कि वह संख्या क्या है, x है। तो प्रश्न से क्या कह रहा है जी, तो प्रश्न से कह रहा है यहां कि उस नंबर को, जो नंबर हमने यहां x माना है, उस नंबर को यदि घटाते हैं, यानी x को यदि घटाते हैं, किससे घटाते हैं जी, तो 2/3 ऑफ 70%, ठीक है, 70% ऑफ किससे जी, तो 600, तो किसके बराबर आता है, देन वी गेट
320, तो रिजल्ट हमें मिलता है 320। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने एक क्या है, इक्वेशन है। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और जब हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो वह नंबर हमें आ जाएगा। चलिए ठीक है, सोल्व करते हैं। तो क्या हो गया, अब यहां से हो गया x माइनस 2/3 को 2/3 रहने देते हैं अभी, ठीक है, ऑफ 70%, यहां परसेंट तोड़ लिया जाए तो 70% को लिखा जाएगा 70/100 ऑफ 600 इक्वल टू 320। चलिए हमने प्रतिशत को तोड़ लिया, 70%, ये जो 70% है इसे हमने बदल लिया किसमें, 70/100 में। अब आप जानते हैं ऑफ मीन्स क्या होता है, गुना। ऑफ मीन्स क्या होता है जी, गुना। तो आपका क्या हो गया, x माइनस 2/3 गुना 70/100 ऑफ मीन्स फिर क्या हो जाएगा, गुना 600 इक्वल टू कितना हो गया जी, तो 320। ओके, अब क्या लग रहा है, कुछ रिड्यूस हो रहा है। देखिए बीच में मल्टीपल का सिंबल है, रिड्यूस तो होना चाहिए। देखिए दोनों 100 के टेबल में है, ये 100 के टेबल में कितने बार में आ जाएगा, 1 टाइम्स में। ये 100 के टेबल में कितनी बार में आ जाएगा, 6 टाइम्स में। और कुछ कट रहा है जी, हाँ देखिए 3 के टेबल से 6 कट रहा है, कितने टाइम में है जी, तो 3 2 6, 3 के टेबल में 2 टाइम्स में, ये 3 के टेबल में 1 टाइम्स में आया, और ये 3 के टेबल में 2 टाइम्स में आया। अब देखिए डिनोमिनेटर में सभी 1 है ना, डिनोमिनेटर में कितना आया जी, 1। तो जैसे ही डिनोमिनेटर में आपका 1 आया है तो अब नीचे कुछ रिड्यूस होने के लिए नहीं रहा है, अब इसे लिख लेंगे आप x माइनस, मल्टीपल कर लीजिए ऊपर, 72 जा 140 और 142 जा 280, x माइनस कितना हो गया, 7 दूना 14, 140, 140 7 दूना कितना 280, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया जी, 320 इक्वल टू 320। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 200 इधर 80 इधर किसमें है जी, माइनस में, तो इधर जाएगा तो इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो क्या बच गया इधर x इक्वल टू, उधर पहले से आपका है 320 और यहां 280 माइनस में है, इधर जाकर प्लस में 280। चलिए जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 0 8 2 10 के 0, बाकी 1 3 2 5 1 6, 600। x का वैल्यू कितना आया, 600, और हमने वह नंबर कितना माना थी जी, x, और x का वैल्यू 600 आया, दैट मीन्स वह नंबर कितना हुआ, 600। आपका ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहां ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और अब आपके सामने 42वां प्रश्न, 42 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, और 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, देखिए, तो कह रहा अ स्टूडेंट सिक्योर्ड 30% मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 250। दैट मीन्स एक 250 मार्क्स वाले एग्जाम में एक स्टूडेंट ने 30% मार्क्स लाया, यानी कि एग्जाम जो कंडक्ट हुआ वह टोटल 50 मार्क्स का था। टोटल कितने मार्क्स का था, 250 मार्क्स का। एक एग्जाम जो कंडक्ट हुआ, एग्जाम जो हुआ वह 250 मार्क्स का टोटल था, ठीक है, जिसमें से अ स्टूडेंट सिक्योर्ड, एक स्टूडेंट लाया, कितना लाया है जी, तो 30% मार्क्स लाया है। एक स्टूडेंट ने मार्क्स जो ऑब्टेंड किया है, ठीक है, मार्क्स जो ऑब्टेंड किया है, मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट कितना है जी, तो ये है 30%। ये परसेंट में दिया हुआ है कि स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, उसने सिक्योर्ड किया मार्क्स 30% मार्क्स। ओके, कितने मार्क्स में जी, तो टोटल मार्क्स 250 मार्क्स का था एग्जाम, टोटल मार्क्स 250 मार्क्स का था एग्जाम, और उसमें से उसने 30% मार्क्स लाए हैं।
चलिए ठीक है, इतना दूर क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है कि एक स्टूडेंट है जिसने 30% नंबर लाए, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इज कितना है जी 30%। एक स्टूडेंट है जिसने सिक्योर्ड किया, लाया 30% मार्क्स, 30% मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 250, टोटल मार्क्स 250 में, यानी टोटल मार्क्स का जो एग्जाम था वो 250 था, जिसमें से एक स्टूडेंट ने 30% मार्क्स लाए। ध्यान रखिएगा, यहां जो टोटल मार्क्स दिया गया है वो नंबर में है, और यहां स्टूडेंट के द्वारा जो मार्क्स लाया गया है वो परसेंट में है। चलिए ठीक, अब आगे बढ़िए। इफ ही फेल्ड बाय 25 मार्क्स, और जब वह 30% नंबर लाया ना तो वह 25 नंबर से फेल कर गया। ही फेल्ड बाय 25 मार्क्स, और 30% मार्क्स लाने के बाद भी वह 25 नंबर से फेल कर गया। ठीक है, उसने 30% नंबर लाए, 250 मार्क्स में से 30% लाए और वह फेल कर गया, है ना। क्या हुआ जी, फेल कर गया। कितने मार्क्स से, तो फेल्ड बाई 25 मार्क्स, वह 25 मार्क्स से फेल कर गया, 25 नंबर से फेल कर गया। 30% नंबर लाने के बावजूद भी वह 25 नंबर से फेल कर गया। तो प्रश्न क्या कह रहा है, द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आर, तो कितने मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। द मार्क्स रिक्वायर्ड, कितने मार्क्स की जरूरत है, रिक्वायर्ड मीन्स जरूरत, कितने मार्क्स की जरूरत है टू पास होने के लिए, यानी आपको पास मार्क्स निकालने हैं, कितने नंबर लाएंगे कि उस एग्जाम में पास हो जाएंगे, हमें पास मार्क्स लाने हैं। चलिए क्वेश्चन क्लियर है, अब चलिए इसे सोल्व करते हैं। कितना परसेंट स्टूडेंट मार्क्स लाया है, ध्यान देंगे। अब यहां से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, ओके, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इक्वल टू कितना है जी 30%। परसेंट मार्क्स लाया है स्टूडेंट ने, कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है 30%। टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स मतलब एग्जाम कितने नंबर का हुआ, टोटल मार्क्स कितने हैं जी, तो टोटल मार्क्स जो है सर वो है 250, यानी एक टोटल संख्या दिया हुआ है, टोटल मार्क्स कितना है। तो जब हमारे पास टोटल मार्क्स दिया हुआ है, टोटल संख्या दिया हुआ है, और जो मार्क्स स्टूडेंट ने ऑब्टेन्ड किया हुआ परसेंट में दिया हुआ है, तो क्या हम इस परसेंट को नंबर में बदल सकते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी बन रही है इस दो डेटा की सहायता से कि स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किया वह परसेंट में 30% है, और टोटल मार्क्स की जो बात हुई, जो टोटल मार्क्स जिसका एग्जाम हुआ वह 250 है। क्या इस दो डेटा से हम स्टूडेंट का मार्क्स नंबर में, परसेंट में नहीं, नंबर में ला सकते हैं क्या, तो हाँ लाया जा सकता है। जब हम किसी प्रतिशत को टोटल से गुना करते हैं तो उस प्रतिशत का नंबर हमें प्राप्त होता है। आई रिपीट, क्या मैंने कहा कि जब किसी परसेंट को, किसी प्रतिशत को टोटल से गुना किया जाता है तो उस प्रतिशत का नंबर हमें ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, शो। अच्छा तो एक काम करते हैं यहां कि इसे परसेंट मार्क्स कर देते हैं, है ना, स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। परसेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, प्रतिशत में मार्क्स जो स्टूडेंट के द्वारा लाया गया 30%, और टोटल एग्जाम 250 का। तो क्या इस प्रतिशत वाले मार्क्स को नंबर में बदला जा सकता है, हाँ आसानी से बदला जा सकता है। जब हम प्रतिशत को टोटल से गुना करेंगे तो इस 30% का हमें नंबर मिल जाएगा। तो लिखेंगे क्या अब यहां, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इक्वल टू हो जाएगा 30% ऑफ 250। क्या हो जाएगा, 30% ऑफ 250। चलिए ठीक है,
अब इसे सोल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो 30% पहले परसेंट को तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 30/100, ठीक है। ऑफ मीन्स क्या हो गया जी, 250, 30% ऑफ 250, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है 250, हाँ ठीक है। तो अब यह हो गया 30/100, ऑफ को गुना में बदल लेंगे और ये 250 को एज यूजुअल 250 रहने देंगे। कुछ कट रहा है देख लीजिए, ये तो नंबरेटर है, इसके नीचे 1 एज डिनोमिनेटर छुपा हुआ है, देखिए एक जीरो से लास्ट जीरो कट कर लीजिए, फिर अब ये लास्ट जीरो से इस लास्ट जीरो को कट कर लीजिए। चलिए डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 1 बचा है, नंबरेटर में कितना आया 25 3 जा 75। देखिए उस स्टूडेंट ने 250 में से 75 नंबर लाया है, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट कितना हो गया जी 75, उस स्टूडेंट ने टोटल 75 नंबर लाए हैं और उस 75 नंबर को लाने के बाद भी वह फेल कर गया है 25 नंबर से। वह 25 नंबर से क्या हुआ है, फेल कर गया है। उसने 75 नंबर लाया और 25 नंबर से फेल कर गया। आप किसी एग्जाम में 75 नंबर लाए हैं और 25 नंबर से फेल कर गए हैं, तो बतलाइए पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना था। आई रिपीट, आपने एक एग्जाम में 75 नंबर लाया और 75 नंबर लाने के बावजूद भी आप 25 नंबर से फेल कर गए, तो बतलाइए कितने नंबर लाते तो आप एग्जाम में पास कर जाते, है ना। जोड़ दिया जाएगा, जब 75 में 25 को जोड़ दूंगा तो हमें पता चल रहा है कि हाँ सर 100 नंबर लाते, मैंने तो 75 नंबर लाया ही है और 75 नंबर लाने के बाद भी 25 नंबर से फेल कर गया हूं, मतलब यदि मैं 25 नंबर और अधिक ले आता तो मैं पास कर जाता। 75 नंबर लाने के बावजूद भी मैं 25 नंबर से फेल कर गया हूं, मतलब कहने का स्पष्ट अर्थ है कि मैं यदि 25 नंबर और अधिक ले आता तो मैं उस एग्जाम में पास कर जाता। मतलब पास मार्क्स क्या होगा 75 + 25, ओके। तो अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर पास मार्क्स इक्वल टू कितना हो गया जी, तो उसने लाया था 75 नंबर सर और वह 25 नंबर से फेल कर गया है, तो जब मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो जो संख्या आएगी ये हमारा पास मार्क्स होगा। मतलब इस एग्जाम में पास मार्क्स कितने का था 100 मार्क्स का। कौन सा ऑप्शन है जी, देखिए ऑप्शन सी आपका यहां सही आंसर है। और इसी क्रम में अब आपके सामने है 43वां नंबर प्रश्न, 43 नंबर क्वेश्चन आया है। प्रश्न क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में 93% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। एक एग्जामिनेशन में 93% स्टूडेंट पास कर गए, अच्छा ठीक है, 93% स्टूडेंट पास कर गए एंड 259 फेल्ड, और 259 स्टूडेंट फेल कर गए, ठीक है। अब यहां देखिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि पास्ट स्टूडेंट का, यानी वह स्टूडेंट जो पास किया उसका परसेंट में नंबर दिया है, परसेंट दिया है कि कितने स्टूडेंट पास हुए, तो पास्ट स्टूडेंट 93% है। यहां पे पास्ट स्टूडेंट जो है, ठीक है, वो किसमें है जी, पास्ट स्टूडेंट जो है वो परसेंट में है, 93% में है, चलिए ठीक। एंड 259 फेल्ड, और 259 स्टूडेंट फेल कर गया। अब एक एग्जामिनेशन में स्टूडेंट दो ही प्रकार के होते हैं, या तो पास्ट स्टूडेंट होते हैं या तो फेल्ड स्टूडेंट होते हैं। पास वाले स्टूडेंट वे स्टूडेंट की संख्या जो पास कर गए, वैसे स्टूडेंट की संख्या एक होती है, और वे स्टूडेंट जो फेल कर गए उनकी संख्या होती है। यानी कि एक एग्जामिनेशन में दो प्रकार के ही स्टूडेंट होते हैं, या तो पास्ट स्टूडेंट होते हैं या तो फेल्ड स्टूडेंट होते हैं। क्लियर। तो इस एग्जाम में पास्ट स्टूडेंट का परसेंट दिया है
परसेंट पास्ट स्टूडेंट 93%, 93% स्टूडेंट पास कर गए इन एन एग्जामिनेशन। 93% स्टूडेंट पास्ट, 93% पास कर गए। ठीक है सर, पास का क्या दिया है, परसेंटेज दिया है। एंड 259 फेल्ड, और 259 फेल कर गया। फेल का क्या दिया है, संख्या। यहां पे फेल्ड स्टूडेंट्स का क्या दिया हुआ है जी, संख्या दिया हुआ है, कितना है 259। पास स्टूडेंट का परसेंट दिया है और फेल्ड स्टूडेंट की संख्या दी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बतलाइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, अभी हमने जिक्र किया कि एक एग्जाम में दो ही प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक पास्ट स्टूडेंट होते हैं और एक फेल्ड स्टूडेंट होते हैं। दो ही प्रकार की कैटेगरी एग्जाम में होती है स्टूडेंट की, या तो स्टूडेंट पास कर जाते हैं उनकी संख्या, या तो स्टूडेंट फेल कर जाते हैं उनकी संख्या। तो यदि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम का निकाला जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम, एक एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम, एक एग्जाम में जो टोटल स्टूडेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो पास्ट स्टूडेंट या तो फेल्ड स्टूडेंट। और जब मैं दोनों को जोड़ दूं, पास्ट स्टूडेंट को और फेल्ड स्टूडेंट को, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। चलिए ठीक है सर, जोड़ूं कैसे, फेल्ड स्टूडेंट का तो नंबर है, मैं यहां फेल्ड स्टूडेंट का नंबर रख दूंगा 259, ठीक है, लेकिन पास्ट स्टूडेंट का नंबर नहीं है, पास्ट स्टूडेंट का परसेंट है 93%। क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है कि पास्ट स्टूडेंट का परसेंट 93% और फेल्ड स्टूडेंट का नंबर 259, क्या जोड़ा जा सकता है, नहीं, अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है सर। एक परसेंट की संख्या और एक नेचुरल नंबर को जोड़ा नहीं जा सकता है। तो क्या करना होगा हमें, तो कहीं ना कहीं ये जो पास्ट स्टूडेंट का परसेंट 93% है, इसे हमें नंबर में लाना होगा। पहला काम हमें इस ओर सोचना होगा कि ये जो पास्ट स्टूडेंट 93% है ना, इसे नंबर में बदल लें। चलिए रास्ता तो नजर आने लगा कि यदि ये नंबर में बदल गया तो मैं इसकी नंबर जो प्राप्त होंगे उसे और इसे जोड़ दूंगा तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे, है ना। एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठे वो हमें मिल जाएंगे, कब, जब हमें पास्ट स्टूडेंट का नंबर मिल जाए, और फेल्ड स्टूडेंट का नंबर ऑलरेडी मेरे पास है। और जब पास्ट स्टूडेंट के नंबर को, प्रतिशत को नहीं, इसे आपको नंबर में बदलना होगा, तो पास्ट स्टूडेंट का जो नंबर आएगा उसे और फेल्ड स्टूडेंट का जो नंबर यहाँ है उसे जब मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएगा। यहां तक समझ में आ चुका। अब हमें इस परसेंट को नंबर में बदलने के लिए सोचना होगा। क्या करेंगे, ये परसेंट नंबर में बदल जाएगा। तो पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा सर कि किसी प्रतिशत को नंबर में बदलने के लिए हमारे पास एक संख्या होनी चाहिए, टोटल। यहां टोटल क्या होगा, तो यहां टोटल होगा वे सभी स्टूडेंट्स जो एग्जाम में उपस्थित हुए हैं, वो सभी फेल्ड पास्ट दोनों मिलाकर, फेल्ड स्टूडेंट पास्ट स्टूडेंट सब मिलाकर जितने स्टूडेंट जो उपस्थित हुए हैं वही आपका यहां टोटल नंबर होगा। और ये प्रतिशत नंबर में तभी बदलेगा जब हम इस प्रतिशत को टोटल नंबर से गुना करेंगे, और अभी हमारे पास टोटल नंबर है नहीं,
तो अब क्या करें, क्या कहीं क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे एग्जाम में बतलाया है? नहीं, वह तो उसी नंबर को हमें निकालने के लिए दिया है। बतलाइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अब आए थे एग्जाम में, हमें तो वही निकालना है, यहां पे वही निकालना है। और यह प्रतिशत उसी संख्या से नंबर में बदलेगा। किससे? तो टोटल स्टूडेंट की संख्या से। हमें वो निकालना भी है, क्या? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम में आए वो निकालना भी है। और यहां देखिए, इस प्रतिशत को नंबर में बदलने के लिए हमें उस संख्या की अभी आवश्यकता भी है। यदि वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं मिला तो ये प्रतिशत नंबर में बदलेगा नहीं, और जब तक ये नंबर में बदलेगा नहीं तब तक ये इसमें जाकर जुटेगा नहीं, और जुटेगा नहीं तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेगा नहीं। तब रास्ता क्या है? तो रास्ता अब यही है कि आप मान लो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x था, एक वेरिएबल, एज एक वेरिएबल मान लो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपीयर हुए वो क्या है? x हैं। चलिए अब इसे सोल्व करना चालू करते हैं। रास्ता दिखने लगा है कि किस प्रकार से काम करेंगे। चलिए, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू x। माना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? x है। अब देखिए, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ट, नहीं क्या? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट। बताइए जी, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो पास्ट हैं? कितने हैं? 93%। 93% स्टूडेंट पास हैं। अब देखिए, आपके पास वो रास्ता मिल चुका। अब इस प्रतिशत को आप नंबर में बदल सकते हैं। कैसे? तो जब इस प्रतिशत को मैं टोटल में गुना करूंगा तो हमें इस प्रतिशत का नंबर प्राप्त हो जाएगा, है ना? इस प्रतिशत का नंबर पाने के लिए हमें टोटल एक संख्या चाहिए थी। टोटल संख्या मतलब सारे स्टूडेंट का नंबर, जो कि हमने x माना। अब इस 93% को 1 से गुना कर दो, तुम्हें टोटल स्टूडेंट की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब क्या लगा दें यहां पे? देयरफॉर नंबर परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास्ट है, तो अब यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट, है ना? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट। हमें अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट मिल जाएगा। कैसे? तो जब इस प्रतिशत को, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ट को टोटल नंबर से गुना करूंगा तो हमें पास स्टूडेंट का नंबर प्राप्त हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो क्या हो गया? x ऑफ 93%। सोल्व कर लीजिए इसे। x ऑफ मीन्स इनटू 93/100। तो कितना आ गया जी यहां? तो आ गया 93x/100। देखिए जी, इतने जो हैं, इतने स्टूडेंट जो है नंबर में वो पास कर गए हैं। समझ में आ रहा है? इतना स्टूडेंट क्या है संख्या में जो पास कर गया है, पास स्टूडेंट की संख्या मिल गई। और क्या आपके पास फेल्ड स्टूडेंट की संख्या है? और नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं जी? 259। नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स आपका है 259। देखिए आपके पास अब पास्ट स्टूडेंट की संख्या है कितना? 93x/100। आपके पास फेल्ड स्टूडेंट की संख्या कितना? 259। यदि इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ दूं तो क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं निकल आएगा? नहीं। अब एग्जाम में तो दो ही प्रकार के स्टूडेंट है ना भाई, पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट। हमारे पास अब पास्ट स्टूडेंट की संख्या भी है, फेल्ड स्टूडेंट की संख्या भी है, तो निकाल लेंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा जी? तो हो जाएगा 93x/100 प्लस 259। ठीक है,
चलिए जोड़ दीजिए, जुटेगा? हाँ, कुछ नहीं तो 100 और 1 यहां हो जाएगा आपको 93x प्लस, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं था, एज अ डिनोमिनेटर 1 था, है ना, एज अ डिनोमिनेटर क्या था यहाँ 1 था। अब 1 से 100 को डिवाइड कीजिएगा 100 रहेगा, और मल्टीपल कीजिएगा जब नंबरेटर में तो आएगा कितना 25900। ओके, तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 93x प्लस 25900 अपॉन 100 है, जो कि आपको फेल्ड स्टूडेंट और पास्ट स्टूडेंट को जोड़ने से आया है। अब एक ही प्रश्न में देखिए कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतना आ रहा है, और हमने जो माना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वह x है। क्या एक ही प्रश्न में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या 2 प्रकार की हो सकती है? नहीं हो सकती है। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 93x प्लस 25900 अपॉन 100 के बराबर है, क्योंकि एक ही प्रश्न में 2 प्रकार के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं हो सकते हैं। चलिए सर, बराबर है तो हम क्या दिखाएंगे, यहां से हम लोगों को एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, यहां से हम लोग को एक इक्वेशन आ जाएगा। क्या इक्वेशन आ जाएगा जी? तो हो गया सर प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से ये हो गया सर, क्या हो गया 93x प्लस 25900 अपॉन 100 इक्वल टू x। ये किसके बराबर हो गया? तो x के बराबर, क्योंकि ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और x भी क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और एक ही प्रश्न में 2 प्रकार के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं हो सकते हैं, तो ये दोनों क्या होगा जी, बराबर होगा। अब चलिए इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 93x प्लस 25900 इक्वल टू 100 इंटू एक्स 100x, ये 100 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब ये 93 को इधर ले आइए, माइनस में आ जाएगा, दैट मीन्स क्या हो गया 25900 इक्वल टू 100x। ये देखिए 93 इधर प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा जी, तो 93x माइनस में हो जाएगा, कितना आ गया जी 25900 इक्वल टू 100x में 93x घटाएंगे कितना आएगा 7x। चलिए ठीक है, अब सॉल्यूशन को यहां लेकर जा रहा हूं। अब देखिए 7 यहां किस में है, x के साथ मल्टीपल में है, 7x के साथ क्या है, मल्टीपल में है, तो जब मैं इसे इधर लाऊंगा तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। मतलब क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 25900 अपॉन 7। क्लियर? चलिए डिवाइड कर दीजिए, इसे 7 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 7 21 चौके 28, 7 21 3 घटकर कितना आ गया जी 4 49, 7 7 जा 49, ठीक है, और 00 हो जाएगा 3700। यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उस एग्जाम में, जो उस एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए थे वो कितने थे जी, तो 3700। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए अब आपके सामने 44वां प्रश्न 44 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है अ डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ अ साइकिल इंक्रीज इट्स डिमांड बाय 20%, द इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ द साइकिल इज, दैट मीन्स a decrease of 20% in the price of a cycle. Decrease means कमी, decrease means कमी, यानी कि 20% कमी आ गई प्राइस में, कीमत में एक साइकिल के कीमत में 20% का क्या आ गया, डिक्रीज आ गया। यानी पहले जो साइकिल 100 रुपये में मिल रही थी, अब वो साइकिल 20 रुपये कम में, मतलब 80 रुपये में मिलने लगा है। चलिए क्या हुआ है जी, प्राइस जो है साइकिल का डिक्रीज हुआ है 20% से, 20% मतलब पर 100 में 20 रुपया कम हुआ है। यानी यदि साइकिल 100 रुपये में मिल रही थी तो अब वो साइकिल 80 रुपये में मिलना शुरू हो गया है। इसके कारण क्या हुआ है, इंक्रीज इट्स डिमांड
और कोई चीज का जब कीमत घटता है तो उसका डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। अच्छा जी, ये सामान सस्ता हो गया है तो चलो 2 गो ज्यादा खरीद लेते हैं, चलो 1 ज्यादा खरीद लेते हैं, ऐसा नेचुरली होता है। तो ये साइकिल की घटना में हुई। जब कीमत 20% घटा तो उसका डिमांड बढ़ गया, कितने परसेंट से, 20% से। मतलब जो साइकिल पहले 100 पीस बिक रहा था, अब वह 120 पीस बिकना चालू हो गया। उसकी सेल बढ़ गई, उसकी डिमांड बढ़ गई। कैसे बढ़ गई है डिमांड जी? तो चूंकि साइकिल के कीमत में 20% की कमी की गई है। समझ रहे हैं? साइकिल की कीमत में डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ साइकिल, साइकिल की कीमत में 20% की कमी की गई तो क्या हुआ, इंक्रीज इट्स डिमांड, उसका मांग बढ़ गया, है ना। लोग ज्यादा खरीदने लगे, सस्ता होने के कारण साइकिल ज्यादा लेने लगे। और डिमांड कितने परसेंट से बढ़ा है, 20% से ही बढ़ा है। यानी कि पर 100 में 20 साइकिल अधिक बिकने लगा। यानी यदि पहले 100 साइकिल बिक रहे थे तो अब साइकिल 120 बिकने लगे हैं। क्लियर? द इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ द साइकिल। तो अब बताना है कि साइकिल के सेल पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्या पहले से ज्यादा कमाई होने लगी है या पहले से कम कमाई हो रही है? यानी कि पहले से ज्यादा दुकानदार को पैसा मिलना चालू हो गया है या पहले से कम? यानी सेल पे प्रभाव क्या है? क्या पहले से सेल बढ़ा है या पहले से सेल घटा है? प्रश्न समझ में आ चुका होगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां देखिए, इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिया गया कि हाँ भाई साइकिल का कीमत 20% घटा तो उसका सेल 20% बढ़ गया, है ना। यहाँ पे कोई रुपीज की बात नहीं हुई है। अब पूरे क्वेश्चन में देखिए, कहीं पे भी 1 रुपये की बात नहीं हुई है। सेल का इंक्रीज तो कॉस्ट का डिक्रीज तो सेल का इंक्रीज, सारे परसेंटेज में बात हुई है। कहीं पे भी 1 रुपये की बात यहाँ नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें मानना होगा, उसकी कीमतों को मानने होंगे, उसके साइकिल कितने सेल थे वो मानने होंगे। ठीक है, तो यहां पे मान लिया गया लेट द प्राइस ऑफ ईच साइकिल इक्वल टू ₹X। ये कब की कीमत मानी गई है? तो सेल घटने से पहले ये साइकिल का प्राइस को 20% डिक्रीज करने से पहले, क्लियर रखिएगा, ये जो X रुपया साइकिल का प्राइस जो X रुपया माना गया है वो कब की प्राइस है? तो साइकिल का जो ये 20% प्राइस कीमत डिक्रीज करने से पहले का एक कॉस्ट माना गया है। माना कि सेल लगाने से पहले, माना कि साइकिल का कीमत 20% कम करने से पहले साइकिल का कीमत कितना था? X रुपया था। क्लियर? और जब साइकिल की कीमत X रुपया थी, X रुपये पर साइकिल जब बिक रही थी, तो उस समय साइकिल जो सोल्ड होता था वो बाई साइकिल होता था, ऐसा माना। ये सब घटनाएं चल रही है कब की? तो कीमत को घटाने से पहले की। माना कि कीमत घटाने से पहले साइकिल की कीमत X रुपया थी और जब कीमत नहीं घटाई गई थी, साइकिल की कीमत में कोई डिक्रीजमेंट नहीं किया गया था, तो उस समय जब साइकिल की कीमत X रुपया थी तो उस समय बाई साइकिल सोल्ड हो जाता था। चलिए ठीक है, अब देखिए, जब एक साइकिल की कीमत X रुपया और आप बाई साइकिल बेच पा रहे हो, ठीक है, तो टोटल मनी कितना आपको मिलेगा? तो साइकिल के कीमत में, है ना, एक साइकिल की कीमत में टोटल सोल्ड साइकिल की संख्या को गुना कर देंगे, है ना। एक साइकिल की कीमत X रुपया और टोटल कितने साइकिल बिके? 22 साइकिल। तो कितना रुपया आपको मिला? तो एक साइकिल के कीमत को टोटल जितना आपने साइकिल बेचा है उससे आप गुना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल मनी रिसीव्ड, मतलब आपको कितने रुपए प्राप्त हुए। मतलब जब वह दुकानदार जो साइकिल सोल्ड कर रहा है, जब वह कीमत डिक्रीज नहीं किया था 20%, तो उस समय उसे x/y रुपया प्राप्त हो रहा था साइकिल सेल करने पर। क्लियर? अब आगे बढ़िए। उसने क्या किया? प्राइस में 20% डिक्रीज कर दिया। यानी कि पहले जो
100 रुपया प्राइस था साइकिल का, अब वह साइकिल का कीमत उसने क्या कर दिया है, 80 रुपया कर दिया है। यानी पहले जो साइकिल 100% में मिल रहा था, अब वह 80% में मिलना चालू हो गया है। तो देखिए, आफ्टर डिक्रीजिंग इन प्राइस बाय 20%, यानी कि कोई चीज पहले बेच रहा था तो वो 100% में बेच रहा था, अब उसने कीमत 20% डिक्रीज कर दिया, तो अब न्यू प्राइस उसका क्या हो जाएगा, तो पहले तो 20% 100% पे बेच रहा था, अब उसने 20% जब डिक्रीज किया तो अब 80% पे चला आया है। और किसका 80% पे, तो जो पहले की कीमत उसकी थी, पहले की कीमत उसकी कितने रुपीज था, X रुपीज, है ना। पहले की कीमत उसका कितना रुपीज था, X रुपीज। पहले वो X रुपए में साइकिल बेच रहा था, अब वह X रुपीज में ना बेचकर 20% कम में बेचने लगा, यानी कि 100% में ना बेचकर 20% कम में, मतलब 20% कम मतलब 100 में से 20% हट गया, यानी वह 80% में अब साइकिल बेचने लगा। किसके 80% में, तो रुपीज X के 80% में, क्योंकि पहले वो X रुपया में साइकिल बेच रहा था। तो हमें अब यहां निकाल लेंगे X का 80%, यानी X का 80%, दैट मीन्स X इंटू परसेंट तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 80/100, दैट मीन्स 80X अपॉन 100। यानी जो साइकिल पहले X रुपया में बिक रहा था, अब वो साइकिल 20% कीमत कम करने के बाद अब वह साइकिल रुपीज 80X अपॉन 100 में बिक रहा है। पहले से ज्यादा में बिक रहा है या कम में बिक रहा है, कौन बड़ा है, X बड़ा है या 80X/100 बड़ा है, तो आपका स्पष्ट है X बड़ा है और 80X/100 छोटा है, क्योंकि कीमत में डिक्रीजमेंट लाई गई है, पहले से कीमत 20% कम किया गया है। अब एक साइकिल आपको कितने में बिकने लगा है, तो रुपीज 80X/100 में बिकने लगा है। ठीक है जी। अब आइए, और क्या हुआ था, तो ऑफ इंक्रीजिंग इन डिमांड, डिमांड 20% से बढ़ गया था। अब पहले जो साइकिल 100 बिक रहा था, अब कितना बिकना चालू हो गया है, तो जब 20% डिमांड बढ़ जाएगा तो अब वही साइकिल अब 100 की जगह 120, यानी साइकिल का सेलिंग 20% से बढ़ गया, यानी पहले 100% साइकिल बिक रहा था तो अब 120% साइकिल बिकना चालू हो गया है। और किसका 120 बिकना चालू हो गया, तो पहले नंबर ऑफ साइकिल 22 सोल्ड हो रहे थे, तो 22 का 120% अब साइकिल सोल्ड होने लगा, क्योंकि साइकिल का सेलिंग 20% से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो 20 यानी कि 20% से जब साइकिल का सेलिंग इंक्रीज हुआ, तो पहले साइकिल यदि 100% सेल हो रहे थे, तो अब साइकिल कितने परसेंट सोल्ड होंगे, 120%। और किसका 120% जी, तो पहले कितने नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड हो रहे थे, 22, तो 22 का 120%। तो जब आप 22 का 120% करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंट को आप तोड़िएगा तो 120/100 इंटू 22, है ना, ऑफ मतलब इंटू 22, दैट मीन्स 120/100। चलिए जी, हमारे पास क्या क्या आ गया है, तो न्यू प्राइस साइकिल क्या आ गया है। अब साइकिल यहां देखिए, अब साइकिल जो है 80X/100 में बिकने लगा है, ठीक है। और अब साइकिल की संख्या कितनी बिक रही है, तो 120/100। अब साइकिल इतने बिक रहे हैं। न्यू जब इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट हो गया, साइकिल का सेल कीमत घटा दिया गया है, साइकिल का कीमत घटा के दिया गया, तो सेल कुछ बढ़ गए, तो साइकिल की कीमत घटाने के बाद नई कीमत निकल कर ये आई है 80X/100। साइकिल का सेल बढ़ने के बाद न्यू जो साइकिल की संख्या सेल हो रही है वह है 120/100। तो कितना का सेलिंग हो रहा है, अब टोटल मनी रिसीव्ड क्या है भैया, अब कितना मनी रिसीव्ड हो रहा है, जब साइकिल एक साइकिल की कीमत 80X/100 हो गया और साइकिल जो टोटल संख्या में बिक रही है वो 120/100 है, तो कितने मनी रिसीव्ड हो रहे हैं, तो एक साइकिल की कीमत से साइकिल की संख्या को जब मैं गुना करूंगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कितने मनी रिसीव्ड हो रहे हैं वो। तो देखिए हमने क्या किया, एक साइकिल की कीमत को साइकिल की संख्या से गुना किया, तो कितना आ गया है। आप जब इसे रिड्यूस करेंगे, ये आपका काम है इसे रिड्यूस करना, जब आप इसे रिड्यूस करेंगे तो आप पाएंगे कि आएगा ₹24/25 इंटू XY, यानी ₹24/25 XY रुपीज जब उसको प्राप्त होने लगा। ठीक है, पहले कितना रुपीज प्राप्त हो रहा था जी, तो पहले उसे साइकिल के सेल पे XY रुपीज प्राप्त हो रहा था।
अब कितना रुपीज प्राप्त हो रहा है, कब, जब सेलिंग लगाया वो, जब कीमत 20% घटाया, जब कीमत 20% घटाया तो कितना रुपीज उसे प्राप्त होने लगा साइकिल के सेल पे, तो अब उसे प्राप्त हो रहा है 24/25x/। क्या उसे ज्यादा मनी मिलने लगा है या कम? ध्यान से देखिए, यहां पहले XY रुपीज प्राप्त कर रहा था, अब 24/25XY प्राप्त कर रहा है। कौन बड़ा है जी? ये बड़ा है। XY इज ग्रेटर देन 24/25XY। XY जो है यह बड़ा है 24/25XY से। इसे तो सेल लगाने से पहले ही ज्यादा इसका सेलिंग हो रहा था, इसे ज्यादा मनी रिसीव हो रहे थे, तो इसके सेल में डिक्रीजमेंट आया है। इसके सेल में क्या हुआ है? डिक्रीजमेंट आ गया है, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब इसे कम मनी प्राप्त होने लगा है। ठीक है जी, तो डिक्रीज इन सेल वैल्यू क्या हो गई है? तो पहले के सेल वैल्यू में अभी के सेल वैल्यू को, पहले का सेल वैल्यू कितना है? XY। पहले वह साइकिल बेच रहा था तो उसे XY रुपीज प्राप्त हो रहे थे। अब जो साइकिल बेच रहा है उसमें 24/25XY प्राप्त हो रहा है, तो सेल वैल्यू क्या हो गया? घट गया, क्योंकि 24/25XY छोटा है किससे? XY से, तो सेल वैल्यू घटा है, पहले से उसे कम पैसे प्राप्त होने लगे हैं। तो कितना सेल वैल्यू घटा है जी? तो XY में मैं माइनस कर दूंगा 24/25XY को। तो जब आप इसे घटाइएगा, आप सोल्व कीजिएगा, तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? XY/25। ठीक है जी, XY/25। चलिए, अब उसका ये जो डिक्रीज सेल वैल्यू है वो मैं लिख ले रहा हूं। डिक्रीज वैल्यू इसका हो गया है जी XY/25, उसका ये डिक्रीज सेल वैल्यू है। ठीक है, और ये देख लीजिए उसका टोटल मनी रिसीव्ड, यानी ओरिजिनल सेल वैल्यू पहले क्या थी? तो ओरिजिनल सेल वैल्यू इसकी XY थी। ये इसका क्या है? ओरिजिनल सेल वैल्यू, ये है आपका ओरिजिनल सेल वैल्यू XY, और ये डिक्रीज सेल वैल्यू है। इसे छोड़कर आप इतना इसे नोट कीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका ओरिजिनल सेल वैल्यू क्या रहा? तो ओरिजिनल सेल वैल्यू जो है वो निकल कर आ गया XY। ठीक है, और डिक्रीज इन सेल वैल्यू क्या हुआ? तो डिक्रीज इन सेल वैल्यू जो है वो निकल कर आ गया XY/25। अब देखिए क्या कह रहा है? द इफेक्ट ऑफ द सेल ऑफ साइकिल पर प्रतिशत में क्या इफेक्ट रहा है? देयरफॉर इफेक्ट ऑन सेल ऑफ साइकिल इन परसेंट इक्वल टू, देखिए कैसे निकलेगा। तो जो आपको डिक्रीज इन सेल ऑफ साइकिल है, दैट मीन्स XY/25, इसे नंबरेटर बनाइए, अपॉन ओरिजिनल सेल वैल्यू जो है इसे डिनोमिनेटर बनाइए। ठीक है, और परसेंट में बदलना है, इनटू 100 से गुना कर दीजिए और ब्रैकेट देकर परसेंट में का सिंबल लगा दीजिए। देखिए जी क्या है, XY जो है ये आपको अकेले और नीचे है, आप इसे लिख सकते हैं XY/25 इंटू XY इंटू 100, ब्रैकेट देकर परसेंट कट कर लीजिए। XY से XY कट जाएगा, 25 के टेबल में 4 बार, इक्वल टू कितना आ गया जी? इक्वल टू 4%। 4% का डिक्रीमेंट हुआ है, 4% का डिक्रीमेंट हो गया उसके सेल में। कौन सा ऑप्शन सही है जी? तो नंबर ए ऑप्शन सही है। तो चलिए अब बारी है 46 नंबर प्रश्न का। प्रश्न है, इन सुप्रियाज क्लास 14 आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स राइड अ बस टू स्कूल। सुप्रिया के क्लास में
25 में से 14 बच्चे, 25 में से 14 स्टूडेंट स्कूल बस से आते हैं। ठीक है, 25 में से 14 स्टूडेंट बस से आते हैं, सुप्रिया के क्लास के स्टूडेंट। इज इट क्लियर? यानी कि सुप्रिया का जो क्लास है उसमें जो स्टूडेंट हैं, टोटल जो स्टूडेंट की संख्या है वो 25 है। सुप्रिया की क्लास में पूरे स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 25 है, जिसमें से 14 स्टूडेंट जो हैं, 14 स्टूडेंट हैं, वो बस से आते हैं। चलिए, क्लियर है। अगला क्या कहता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट राइड द बस। तो बतलाइए कितना प्रतिशत स्टूडेंट बस से नहीं आते हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, कितने प्रतिशत स्टूडेंट डू नॉट राइड द बस, बस से नहीं आते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन प्रारंभ करें। तो सर्वप्रथम बताइए कि सुप्रिया के क्लास में टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या है? तो टोटल स्टूडेंट्स इन सुप्रियाज क्लास, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट्स इन सुप्रियाज क्लास, सुप्रिया की क्लास में टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है? तो 25 है सर। सुप्रिया की क्लास में टोटल 25 स्टूडेंट है, जिसमें से कितने स्टूडेंट बस से आ रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु राइड बस। नंबर, अगला जो लाइन लिखा जाएगा वो कुछ इस प्रकार होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु राइड बस। नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्र की संख्या जो बस के द्वारा स्कूल आ रहा है, बस से राइड करके स्कूल आ रहा है, दैट इज 14। कितने हैं? 14, 14 है। चलिए, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या 25 है, उसमें से 14 स्टूडेंट बस से आ रहे हैं। तो कितने स्टूडेंट की संख्या है जो बस से नहीं आ रही है? कितने स्टूडेंट की संख्या है जो बस से नहीं आ रही है? मतलब यदि इसे घटा दिया जाए, 25 में से 14 को घटा दिया जाए, टोटल स्टूडेंट की संख्या में वह स्टूडेंट की संख्या जो बस से आ रही है को यदि मैं घटा देता हूं तो मुझे प्राप्त हो जाता है उन सभी स्टूडेंट की संख्या जो बस से नहीं आ रहे हैं। क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not ride bus। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बस राइड करके स्कूल नहीं आ रहे हैं, क्या हो जाएगा जी? तो 25 माइनस 14 इक्वल टू कितना हो गया जी? 11। 11 छात्र ऐसे हैं जो स्कूल बस राइड करके नहीं आ रहे हैं। 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बस के द्वारा स्कूल नहीं आ रहे हैं। चलिए, प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट राइड बस। तो कितने प्रतिशत स्टूडेंट बस से नहीं आ रहे हैं? आपको उन छात्रों की प्रतिशत बतलानी है जो बस से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, किसकी प्रतिशत आपको बतलानी है? तो उन स्टूडेंट्स की प्रतिशत बतलानी है जो हु डू नॉट राइड बस, जो बस से नहीं आ रहे हैं। देखिए, जिसका भी आपको प्रतिशत निकालना है, आपके पास उसका नंबर होना चाहिए। आपको प्रतिशत किसका निकालना है? तो उन छात्रों का निकालना है जो बस से नहीं आ रहे हैं। तो बस से नहीं आने वाली छात्रों की संख्या 11 है, 11 है। क्लियर? बस से नहीं आने वाली छात्रों की संख्या कितना है? 11 है। एक डाटा तो आपको मिल गया। जिसकी प्रतिशत निकालनी है
उसकी संख्या आपके पास होनी चाहिए। आपको इस प्रश्न में प्रतिशत निकालना है वैसे स्टूडेंट्स का जो बस से नहीं आते हैं। तो जो बस से नहीं आते हैं उन छात्र की संख्या 11 हो गया। और हमें प्रतिशत निकालने के लिए क्या चाहिए? तो टोटल छात्रों की संख्या। तो हमारे पास टोटल छात्रों की संख्या 25 है। अब हमें वे स्टूडेंट जो बस से नहीं आ रहे हैं कि प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान हो गया। कैसे हो गया जी? देखिए, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स who do not ride bus is equal to, यानी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो बस से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, किसकी प्रतिशत निकालने हैं? तो प्रतिशत उन छात्रों की निकालने हैं जो बस से नहीं आ रहे हैं। क्या करेंगे? तो सर्वप्रथम वे छात्र की संख्या जो बस से नहीं आ रहे हैं वो 11 है और उसे आप नंबरेटर बना लीजिए। क्या बना लीजिए? नंबरेटर बना लीजिए। उसके बाद टोटल छात्रों की संख्या को डिनोमिनेटर बना लीजिए। क्लियर? और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल कर दीजिए और ब्रैकेट लगाकर परसेंट का सिंबल। कुछ कट रहा है जी? हाँ, 25 के टेबल में देखिए 100 कट रहा है। 25 चौके 100, 4 बार में कट गया जी। और कुछ कटेगा नहीं, दोनों चूंकि नंबरेटर में है। मल्टीपल कर लीजिए, 11 4 जा 44, मतलब कितना प्रतिशत आ गया जी? 44% ऐसे स्टूडेंट है जो बस से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है जी? ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी यहां सही आंसर है। और अब आपके सामने है 47 नंबर का प्रश्न, 47वां नंबर का प्रश्न। और प्रश्न क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। 47 नंबर 47 नंबर का प्रश्न आपके सामने और कह रहा है, आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स 240 आर गर्ल्स। 600 स्टूडेंट की टोटल संख्या है। किसी विद्यालय में टोटल 600 स्टूडेंट है। ठीक है, उस 600 स्टूडेंट में 214 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। 240 स्टूडेंट जो है वो लड़कियां हैं, 240 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। क्लियर? कितने स्टूडेंट में? 600 स्टूडेंट में। उस विद्यालय में या उस संस्थान में टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है जी? तो 600 है सर। टोटल स्टूडेंट की संख्या 600 है सर, जिसमें से गर्ल्स की संख्या कितनी है जी? तो 240 गर्ल्स की संख्या है। आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स, 600 स्टूडेंट्स में 240 आर गर्ल्स, 240 गर्ल्स हैं। चलिए ठीक। आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? वेरी सिंपल। परसेंटेज किसका पूछा है? गर्ल्स का, है ना? परसेंटेज किसका पूछा है? गर्ल्स का। गर्ल्स कितने प्रतिशत है? प्रश्न में ही देखिए, गर्ल्स की संख्या दी हुई है, जिसका प्रतिशत निकालना है। यहां प्रतिशत हमें निकालना है किसका? गर्ल्स का। और देखिए, जिसका प्रतिशत निकालना है उसकी संख्या ऑलरेडी दी हुई है। और आप जानते हैं कि जिसका भी प्रतिशत निकालना है वो नंबरेटर बनता है और टोटल डिनोमिनेटर बनता है। क्या टोटल संख्या है यहाँ? हाँ सर, है ना। टोटल संख्या 600 स्टूडेंट्स है। उस संस्थान में टोटल 600 स्टूडेंट हैं, ऐसा हमें बतलाया गया है। मतलब टोटल स्टूडेंट की संख्या भी दी हुई है। इस बार टोटल स्टूडेंट की संख्या भी दी हुई है और जिसका प्रतिशत निकालना है, झमेला ही नहीं है, जिसका प्रतिशत निकालना है उसकी संख्या भी दी हुई है। तो इस बार तो सारे डेटा आपके पास उपलब्ध है। जिसका प्रतिशत निकालना है वो भी आपके पास है, टोटल स्टूडेंट की संख्या भी आपके पास है। चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या लिखेंगे? टोटल स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन दे लेता हूं पहले, सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए जी सॉल्यूशन प्रारंभ किया जाए। क्या लिखा जाएगा? टोटल स्टूडेंट्स, है ना। टोटल स्टूडेंट्स बताइए जी कितने हैं? बोलिए बोलिए। तो टोटल स्टूडेंट्स हो गया कितना? 600। टोटल स्टूडेंट्स 600।
जिसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं जी? जल्दी बोलिए, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं जी? नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए आपको कितना? 240। गर्ल्स की संख्या हो गई कितना? 240। 240 गर्ल्स हैं जी, है ना। 600 टोटल स्टूडेंट हैं जिसमें 240 गर्ल्स हैं। क्या निकालने हैं? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? देयरफॉर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, है ना, गर्ल्स की प्रतिशत इक्वल टू, देखिए कितना सिंपल है। किसका परसेंटेज निकालना है? गर्ल्स का। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है? 240, इसे न्यूमरेटर बना लीजिए, अपॉन टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 600, इसे डिनोमिनेटर बना लीजिए। इनटू प्रतिशत में बदलने के लिए तो आप जानते ही हैं 100 से गुना करना है, कर दीजिए, प्रतिशत का सिंबल लगा दीजिए। कट रहा है कुछ क्या? हाँ जी कट रहा है। ये देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। 6 के टेबल में देखिए पूरे ऊपर 40 बार में कट रहा है ना। 6 चौके 24, 1 0, 40 बार में पूरे कट रहा है। और कटेगा जी? नहीं, अब तो सिर्फ ऊपर 40 बच गया है। दैट मीन्स स्कूल में या उस संस्थान में गर्ल्स की प्रतिशतता कितनी है जी? 40%। कितने प्रतिशत गर्ल्स है? 40%। कौन सा आपका सही ऑप्शन है जी? सी यहां पे आपका सही आंसर है। और अब 48 नंबर का प्रश्न, 48 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। और देखिए 48 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 48वां नंबर प्रश्न आपके सामने इस बार आया है और 48वां नंबर प्रश्न कह रहा है वेट ऑफ टोमेटो कंप्रीज 90% ऑफ वाटर। टमाटर के वजन में 90% पानी है। यानी आप एक टमाटर लिए, ठीक है, तो उस एक टमाटर में 90% पानी है और 10% ही अदर सब्सटेंसेज है। आई बात समझ में? प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि टमाटर जो है उस टमाटर में 90% क्या है? वाटर है, पानी है, ठीक है। टमाटर की यहां वजन ये सब नहीं, पहले डायरेक्ट कहा गया कि अच्छा भाई टमाटर है तो प्रत्येक टमाटर में क्या है? तो 90% पानी है। यानी कि टमाटर में 90% यदि वाटर है तो 90% वाटर हो गया तो 10% ही क्या बचा? क्योंकि टोटल परसेंटेज इसमें 100% की होगी, तो 10% क्या बच गया जी? तो 10% बच गया अदर सब्सटेंस, है ना। अदर सब्सटेंस कितने प्रतिशत बचे? 10% बचा। चलिए ठीक है। अब कहना क्या चाह रहा है प्रश्न, आगे देखता हूं। प्रश्न ने तो क्लियर कर दिया भाई कि 90% पानी है। चलो भाई ठीक है, आपको टमाटर जो आप देख रहे हो उसमें 90% पानी है। वेट ऑफ वाटर इन 25 kg टोमेटो इज। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि पानी का वजन बताइए। वेट ऑफ वाटर, कितना पानी होगा इन 25 kg ऑफ टोमेटो। 25 kg टमाटर में, 25 kg टमाटर में कितना पानी होगा, ऐसा आप बताइए। और ये बात समझ में, 25 kg टमाटर में कितना पानी है? तो आप प्रतिशत में तो पानी जान रहे हो, टमाटर में कितने पानी है। परसेंटेज ऑफ टोमेटो आप तो जान रहे हो ना जी, सॉरी परसेंटेज ऑफ टोमेटो नहीं जी, परसेंटेज ऑफ वाटर इन टोमेटो, ये तो आप जान रहे हैं। चलिए थोड़ा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आना चालू होगा। चलिए ठीक है, तो आप क्या जान रहे हो जी? तो जान रहा हूं सर, यहां प्रश्न से दिया हुआ है कि पानी में पानी में नहीं, टमाटर में, यहां प्रश्न से दिया हुआ है कि टमाटर में 90% पानी है। यानी लिखा जा सकता है परसेंट, है ना। ये नहीं लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? हाँ देखिए क्या लिखा जाएगा, परसेंट ऑफ वाटर इन टोमेटो। क्या लिखा जाएगा? परसेंट ऑफ वाटर इन टोमेटो। टोमेटो में पानी की प्रतिशतता, परसेंटेज ऑफ वाटर, 90% पानी है टमाटर में। चलिए ठीक है। टोटल वेट ऑफ टोमेटो कितना है जी? 25 kg, ठीक है।
टोटल वेट ऑफ टोमेटो, टोटल वेट ऑफ टोमेटो, टोमेटो का टोटल वजन कितना दिया गया है जी आपको? तो सर 25 केजी दिया गया है। कितना दिया गया है? 25 केजी, 25 केजी दिया गया है। चल ठीक है। अब उस 25 केजी टोमेटो में मैं यहां रफ कर रहा हूं, इसे आपको सॉल्यूशन के साथ उतारना नहीं है, यहां मैं रफ कर रहा हूं। तो आप समझिए कि इस 25 केजी टोमेटो में क्या क्या है? तो 90% वाटर है और 10% अदर सब्सटेंस है। इस 25 केजी टोमेटो जो आपको यहाँ दिया जा रहा है, 25 केजी टमाटर दिया जा रहा है, इसमें 90% वाटर है और 10% अदर सब्सटेंस है। ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए तो उसमें 25 केजी यदि मैं आपको टमाटर दिया तो उस 25 केजी टमाटर में पानी का वजन कितना है? क्योंकि पूरा टमाटर पानी तो है नहीं, उस टमाटर में 90% पानी है, अब बाकी आपको जो है अदर सब्सटेंस है। तो आपको कह रहा है कि इस 25 केजी टमाटर में पानी का अमाउंट कितना है? अदर सब्सटेंस हटा दिया जाए टमाटर से, अदर सब्सटेंस जो विटामिन और जो भी कुछ है, रफेज है, जो भी है, अगर उसे हटा दिया जाए तो वाटर का अमाउंट उसमें कितना होगा? ठीक है। चलिए, तो एक चीज तो यहां ध्यान दीजिए, परसेंटेज के नजरिए से देखिए तो पानी का परसेंटेज तो दिया हुआ है ऑलरेडी और टोटल वजन भी टमाटर का दे दिया है। और हम जानते हैं कि किसी की प्रतिशत को नंबर में बदलने के लिए टोटल से गुना करना पड़ता है। क्या जी? किसी की प्रतिशत को नंबर में बदलने के लिए टोटल से गुना करना पड़ता है। हमें किसका नंबर निकालना है? तो पानी का वजन, है ना? पानी का वजन भी तो एक नंबर ही होगा ना, केजी में होगा। चलिए ठीक है ना? पानी का वजन किस में होगा? केजी में। तो 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, वो भी क्या होगा? एक नंबर होगा। ठीक है। तो कह रहा है कि पानी का वजन आप बतलाइए। तो हमारे पास पानी की प्रतिशतता दी हुई है, टोटल वजन दिया हुआ है। तो हम जानकर आ रहे हैं, पिछले क्लासेस से सीख कर आ रहे हैं कि किसी का नंबर निकालना है और उसका प्रतिशत दिया हुआ है। किसी का नंबर निकालना है और उसका प्रतिशत दिया हुआ है। तो कुछ मत कीजिए, उसके प्रतिशत को टोटल से गुना कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली नंबर में बदल जाएगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। देयरफॉर वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू, क्या करना होगा जी? तो कुछ नहीं करूंगा सर, 90% को मैं मल्टीपल कर दूंगा टोटल वजन, है ना, किससे? तो टमाटर का जो टोटल वजन है ना, यहां टमाटर का टोटल वजन कितना है जी? यहां पे टमाटर का टोटल वजन कितना है? तो 25 केजी। तो क्या करेंगे कि 90% से, है ना, किससे? जो टमाटर का परसेंटेज, सॉरी टमाटर का नहीं, वाटर का, है ना, जो वाटर का परसेंटेज है उससे मैं टोटल केजी ऑफ टोमेटो से गुना कर दूंगा। थ्योरी यही है कि यदि किसी का परसेंटेज दिया हुआ है, उसको नंबर में बदलना है तो उसके प्रतिशत को टोटल से गुना कर दो। मैंने वही किया, कर दिया, है ना, कि किसी की प्रतिशत को नंबर में बदलना है तो उसे टोटल से गुना कर दीजिए। और यहाँ टोमेटो का टोटल वेट 25 केजी है। चलिए जी सोल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 90/100 इंटू 25 केजी कटेगा जी। हाँ, 1 0 से 1 0 कट रहा है। अरे 25 के टेबल में सीधे सीधे कट रहा था। चलिए फिर भी, चलिए मैंने 0 काट लिया है। अब 5 के टेबल से काट लूं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और कटेगा जी? नहीं सर, अब तो नहीं कट रहा है। मल्टीपल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45/2 केजी। चलिए डिवाइड कर लीजिए 45 को 2 से, कितना आ जाएगा जी? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 5 और 2 5 जा 10, 22.5 केजी। 22.5 केजी, ये देखिए आपका फाइनल आंसर है। यानी कि 25 केजी टमाटर में 22.5 केजी पानी होगा।
कौन सा आंसर है जी? बी नंबर। आपका बी नंबर यहां सही आंसर है। और अब आपके सामने 49वां नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर का प्रश्न क्या है जी? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम इन 4 kg? 500 ग्राम का परसेंटेज कितना होगा 4 kg के बिहाफ में? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप सोल्व कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपके सामने आया है 49 में, और 49 नंबर आपको देखिए कितना इजी है ना, कितना आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप पहले ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, आप ऐसा क्वेश्चन पहले बना चुके हैं। चलिए सोल्व कीजिए। क्या कर रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज? परसेंटेज क्या ज्ञात कीजिए। किसका? तो 500 ग्राम का। किसके बिहाफ में? तो 4 kg के बिहाफ में। 4 kg के बिहाफ में 500 ग्राम कितना परसेंट होगा? चलिए जी, 4 kg के रिस्पेक्ट में दिया है, हमें परसेंटेज निकालने के लिए सॉल्यूशन लिख लेता हूं, शुरू करता हूं। किसका परसेंटेज निकालना है जी? 500 ग्राम का। उसे नंबरेटर बना लीजिए, है ना। जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसे क्या करेंगे? नंबरेटर बना लेंगे। अपॉन डिनोमिनेटर में कौन आएगा जी? तो जिसके बिहाफ में परसेंटेज निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है जी? 4 kg के रिस्पेक्ट में। डिनोमिनेटर बना लीजिए। किसमें बदलना है? परसेंटेज में। 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, परसेंट का सिंबल दीजिए, काम बन गया। अब सिर्फ कैलकुलेशन करना रहा है। सबसे पहले तो देख रहे हैं यहां ग्राम है, यहां केजी है, यूनिट ही डिफर है, यहां ग्राम, यहां केजी, यूनिट डिफर। क्या करूं? तो केजी को ग्राम में लेकर चला जाता हूं। बड़े यूनिट को छोटे में बदलना आसान होता है। तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? 1000 से गुना, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। चलिए अगला स्टेप चलते हैं। तो हो गया 500 ग्राम अपॉन 4 × 1000। जैसे ही 4 को 1000 से मैं मल्टीपल करूंगा, ये किस में बदल जाएगा जी? ग्राम में बदल जाएगा। इंटू 100 तो हमारा एज यूजुअल आ जाएगा, ऊपर के जैसा परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा जी। कट रहा है सर? पहले तो मैं यूनिट ही उड़ाऊंगा, ग्राम से ग्राम काट दिया, ठीक है। और कुछ कट रहा है जी? हाँ सर कट रहा है, बहुत सारा कट रहा है। 500 देखिए और 1000 देखिए, दोनों 500 के टेबल में है। 500 के टेबल में ये एक बार, और ये 500 के टेबल में 2 बार। और कट रहा है जी? हाँ देखिए, 4 के टेबल में 100 एकदम 25 बार में साफ साफ दिख रहा है। 4 के टेबल में एक बार और 4 के टेबल में 25 बार। और कुछ कट रहा है जी? 25 बार। और कुछ कट रहा है जी? नहीं सर, अब नहीं कटेगा। तो क्या बच गया देख लीजिए। नंबरेटर में बचा है 25 और डिनोमिनेटर में क्या बचा है जी? 2। 25/2%। कौन सा है जी? अभी भी यहाँ पे आंसर साफ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये 25/2 को डेसिमल में बदलिए, आंसर साफ साफ दिखने लगेगा। तो जब आप 25/2 मतलब 25 को आप क्या करेंगे जी? 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, यहाँ हो गया 0। कौन आया जी? 5। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1। आप दशमलव देंगे तो क्या आएगा? 0। 2 5 जा 10। देखिए जी, है ना, कट गया। क्या आया आंसर? कितना आया आपका? तो आंसर आया है 12.5। कोई ऑप्शन है जी यहाँ? चलिए यहाँ लिख लीजिए 12.5%। कौन सा आंसर सही है जी? देखिए ए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए अब आपके सामने है क्या? 50वां नंबर क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन कह रहा है जी? तो कह रहा है द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ कार इज ₹5 लाख। एक कार की ओरिजिनल प्राइस, एक कार की ओरिजिनल कीमत 5 लाख है। व्हाट इज द न्यू प्राइस? नई कीमत क्या होगी कार की? इफ द ओरिजिनल प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। ओरिजिनल कीमत कार की जो है उसमें 10% की गिरावट आ जाए, यानी कार की ओरिजिनल प्राइस 10% से नीचे गिर जाए, तो बतलाइए कार का न्यू प्राइस क्या होगा? क्लियर है? यानी कि कार के ओरिजिनल प्राइस में 10% की कमी आ गई है, तो 10% कीमत कम जाने के बाद कार की नई कीमत क्या होगी, यह हमें बतलाना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या होगा? सॉल्यूशन लिख लेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? तो पहला जो लाइन आएगा लिखाएगा
ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार, ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार कितना है जी? ओरिजिनल प्राइस कार की तो ₹5 लाख। ठीक है, कार की कीमत में कितने प्रतिशत का रिडक्शन हुआ है? रिड्यूस प्राइस ऑफ कार इन परसेंट कितना है? तो रिड्यूस प्राइस ऑफ कार इन परसेंट इज 10%, है ना। रिड्यूस प्राइस ऑफ कार इन परसेंट, दूसरा लाइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिड्यूस प्राइस ऑफ कार इन परसेंट, प्रतिशत में कार की कीमत में गिरावट, प्रतिशत में कार की कीमत में गिरावट कितनी है जी? 10%। कितने प्रतिशत कार की कीमत में गिरावट आई है? 10%। अच्छा जी, तो कीमत परसेंटेज में 10% गिरा है, तो अमाउंट में कितना गिरा है कैसे निकालेंगे? तो प्रतिशत को जब टोटल से गुना करते हैं तो उस प्रतिशत का नंबर आ जाता है। ये प्रतिशत किसका है? रिड्यूस प्राइस का। तो अगर रिड्यूस प्राइस का अमाउंट आपको चाहिए कि अच्छा कीमत अमाउंट में कितना गिरा, है ना, कीमत अमाउंट में कितना गिरा, उसे जानने के लिए आपको उस का परसेंट को, उसके परसेंट को टोटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही इस 10% को टोटल से मल्टीपल कीजिएगा तो यह प्रतिशत नंबर में बदल जाएगा, अमाउंट में बदल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कितने कार की कीमत में गिरावट हुई है। ठीक है, चलिए, देयरफॉर रिड्यूस प्राइस ऑफ कार इन अमाउंट, अमाउंट में कार की कीमत में गिरावट कितनी हुई है जी? तो इस प्रतिशत को अमाउंट में बदलना है ना, तो क्या करेंगे? 10% इंटू 5 लाख। जैसे हम किसी प्रतिशत को टोटल से गुना करेंगे तो उस प्रतिशत का हमें अमाउंट गेट हो जाएगा। चलिए जी, कितना अमाउंट में कार की कीमत गिरी है पता कर लें। 10/100 इंटू 5 लाख। ठीक है जी, चलिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर यहां से एक जीरो से एक जीरो ये मैं काट देता हूं। कितना बचा जी? 50,000, नहीं 50,000, यानी कार की कीमत में 50,000 की गिरावट आ गई है। ठीक है, कितने की गिरावट आ गई है जी? तो कार की कीमत में ₹50,000 की गिरावट आई है सर। 50,000 रुपया कार की कीमत घट गया है ना। पहले कार 5 लाख में मिल रहा था, कार की कीमत 10% गिरी, 10% कम हुआ, तो हमने उस प्रतिशत को अमाउंट में बदल लिया। कैसे जी? तो प्रतिशत को टोटल से गुना करके। तो प्रतिशत को जब टोटल से हमने गुना किया, जो कि यहां किया है हमने, तो पता चला कि कार की कीमत 50,000 घट गई है। पहले कार की कीमत 5 लाख थी, अब कीमत 50,000 घट गई है, तो नई कीमत क्या हो जाएगी? तो पहले की कीमत में घटी हुई कीमत को घटा देंगे, है ना। पहले की कीमत 5 लाख थी, उसमें घटी हुई कीमत जो 50,000 है उसे जब घटा देंगे तो नई कीमत मिल जाएगी। चलिए सोल्व करते हैं, क्या होगा? देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर न्यू प्राइस ऑफ कार, न्यू प्राइस ऑफ कार, कार की नई कीमत, है ना, कार की नई कीमत क्या हो जाएगी? तो कार की नई कीमत हो जाएगी रुपीज 5 लाख। ठीक है, ₹5 लाख माइनस ₹50,000, है ना। ₹5 लाख माइनस ₹50,000, 5 लाख में 50,000 को घटा देंगे, कितना आ जाएगी जी? ₹4,50,000, है ना, 4,50,000। ठीक है, कौन सा आंसर सही है जी? 4,50,000। आपको ऑप्शन सी देखिए,
ऑप्शन सी आपका सही आंसर है ना? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है।